नमस्कार। जय भीम। नवोदय साथियों, आज अखंड भारत में जन्मे तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का इतिहास रहा है। 2500 साल पुरान बुद्ध और अशोक के अवशेष मिलते हैं। उसके पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी का अवशेष मिलता है। और वहाँ तक हमारा शासन प्रशासन अच्छा था। उस समय देश में जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं थे। देश अच्छा प्रगति कर रहा था। पर देश में कुछ आर्यों का आगमन होता है और चंद्रगुप्त मौर्य से लगाकर बृहस्पति मौर्य की हत्या कर ली जाती है। उसके बाद देश पर एक मनुवादी स्थापना शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो आज हम कहने के लिए आज़ाद है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी इस देश में आज़ाद नहीं है। आज गुलाम किसको बनाया जाता है? जो आज़ाद होता है। लेकिन हम तो उन लोगों के गुलाम थे जिन्होंने हमें अछूत बनाया था और अछूत बनाया था और वनवासी बनाया था। हम तो पहले मूल निवासी थे बुद्ध और अशोक के समय में। तो हमें इन व्यवस्था ने हमें आज अछूत अछूत बना रखा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अखंड भारत में जब मुगलों का आक्रमण होता है, अंग्रेजों का होना है, तो अंग्रेजों का आना भी एक दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित होता है। उनके आने के बाद उन मनुवादियों से थोड़ी राहत मिलती है। तो यही उन मनुवादियों को पसंद नहीं होता है कि अंग्रेज भारत में आए तो दलित आदिवासी पिछड़ों को बराबरी का दर्जा देंगे। तो उसी समय में आंदोलन होते हैं, जैसे भीमा कोरेगांव होता है। उसके बाद 1834 में ज्योतिबा फुले का आना होता है, वो शिक्षा के द्वार खोलते हैं। 1848 में ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले स्कूल का द्वार खोलते हैं महिलाओं के लिए। ये जागृत बढ़ते हैं, उससे काफ़ी सारे मनुवादियों में हलचल पैदा हो जाती है। अब दलित आदिवासी पिछड़ के आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय में 1851 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है। और उसी बीच में 1850 में बाबा साहब अम्बेडकर देश का सबसे वो खूबसूरत संविधान लाते हैं जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ों को मान सम्मान बराबरी हक और इज्जत मिलती है। तो उसी समय में हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे। तो 1950 में जो राजा महाराजा का तो रजवाड़े चले गए, वहाँ तो ये स्थिति थी नहीं। तब 1950 के बाद तो लोकतंत्र थे। तो लोकतंत्र के हिसाब से हमारे देश में चुनाव हो रहे थे। तो उसी समय जो स्वर्ण समाज के जो नौकर थे, जैसे दलित आदिवासी पिछड़े, उनकी रिजर्व सीटें होती थी विधानसभा और लोकसभा में। तो अपने नौकरों को खड़ा करके जिताते थे। तो यानी कि 1950 से लगाकर 1900 का बहुत अच्छा कांग्रेस का राज रहा। अगर वो चाहती कांग्रेस तो संविधान को मजबूत कर सकती थी, पूर्ण रूप से लागू कर सकती थी। अगर आज बीजेपी को ही दोष दे रही, तो यानी कि हम कह रहे हैं कांग्रेस है उसी ने आरएसएस बनाई है और आरएसएस ने बीजेपी बनाई है। यानी कांग्रेस आरएसएस की माँ है, बीजेपी आरएसएस का बच्चा है। ये दोनों बात हमें फैक्ट मिलती है क्योंकि उनके जो कार्यनामे से। तो 1950 का वो दौर रहता है जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं और विधि मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। तो 1980 तक उनका दशक रहता है। 1980 के बाद में जो लीडर आते हैं, मान्यवर काशीराम जी, बेन कुमारी मायावती जी, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह जैसे लोगों का राजनीति में आना होता। तो उसी समय में राजीव गांधी का भी दौर रहता है। तो राजीव गांधी का जब दौर रहता है उसी समय में बहुजनों का आंदोलन देखकर, और बहुजन में जैसे कि मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सड़क खामोश रहेगी तो संसद आवारा होगी। उसी समय बाबू प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती पर राजपाट 90 भाग हमारा है। तो ये बात हमारे लोगों को समझ में आनी थी, वो राजनीति में आने लगी। तो 1990 के दशक में एसटी एससी ओबीसी की बहुमूलता देखकर राजीव गांधी ईवीएम ले आई, जो आज सबके गले की फांस बन चुकी है। ये ईवीएम लाने वाली कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस कभी ईवीएम का विरोध नहीं करती है। ये आपको फैक्ट समझने की जरूरत होगी। और उसी बीच के अंदर में हम पीछे जाके देखते तो 1925 में आरएसएस संगठन बना और 1947 को देश आजाद हुआ। यहाँ पर भी कुछ बीच में एक डिफरेंस आ रहा है, तो चलो उसके अंदर नहीं जाएंगे। 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ का एक मोर्चा बना, वो 1971 तक का चला। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली गई। अब यहाँ से बीजेपी का भी शासनकाल चालू होता है। 1980 में बहुजन आंदोलन खड़ा हो जाता है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का आगमन होता है। और उधर कांग्रेस तो पहले से 1950 के बाद अब तीनों पार्टियों का माहौल होता है, आरएसएस का, बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन आंदोलन। तो हमें यहाँ पर एक फैक्ट देखना पड़ेगा। 1984 के अंदर एक सिख दंगे होते हैं अमृतसर गोल्ड टेम्पल में। वहाँ पर स्थिति ये हो जाती है, वहाँ पर स्थिति सिर्फ इतनी होती है कि जनरल सिंह भिंडरावाले को कमांडर साबिर सिंह ने गोली मार दी। तो वहाँ पर एक हिंसा फैल जाती है। तो उसी में आमने सामने गोलियां चल जाती है, तो काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है। तो उसी में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो नहीं चाहती थी कि अंदर ऐसा होना चाहिए, पर विपक्ष ने ऐसा दबाव बनाया
क्योंकि वो पार्टी में आना चाहती थी, तो एक मौका मिला था। तो वहाँ पर गोलियां चली तो काफ़ी लोगों के नक्शा रहे, और इसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाई तो उनकी मृत्यु हो जाती। ये 1984 का ये दौर रहता है। और उसके बाद आंदोलन जैसे आगे बढ़ता, 1990 में गुजरात से लगाकर अयोध्या तक पहली राम रथ यात्रा, राजनीतिक यात्रा निकाली गई। ये फैक्ट समझने की जरूरत है। यहाँ पर राजनीति कहाँ से शुरू हुई और क्या चल रही है। अब 1992 का एक मसला आता है बाबरी मस्जिद गिराने का। वो बाबरी मस्जिद भी गिराई जाती है। उस बाबरी मस्जिद की जगह पर आज राम मंदिर नहीं बना है, और जहाँ राम मंदिर की वहाँ पर खुदाई की है वहाँ पर तथागत बुद्ध और अशोक के मिले हैं। ये भी समझने की जरूरत है कि जहाँ पर खुदाई है वहाँ आज मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे, लेकिन न तो मंदिर और न मस्जिद, जहाँ भी खोदो वहाँ पर बुद्ध निकल रहे। ये समझने की जरूरत है। यह देश सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध का 2500 साल पुराना बुद्ध का इतिहास है। अशोक का शिलालेख है, लोहा स्तंभ है, क्योंकि 2500 साल पहले कागज होते तो सम्राट अशोक किताबें लिखवाते, लेकिन वो नहीं थे। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए तो सब लिखवा के रखे थे। तो विदेशी 1947 में अंग्रेज भारत में आते हैं, तो उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक इतिहासकार होते हैं। तो वो खुद इन चीज़ों को, लिपि को पढ़ के वो लोगों के सामने लाते हैं। ये रही। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि 1990 में राम यात्रा निकली, 1992 में बाबरी मस्जिद का हिंसा हुआ, और 1990 में पहली बार राजनीति में पहला कदम रखने वाली बीजेपी थी गुजरात में, वहाँ से उनको स्वाद मिला 1990 से। फिर धीरे धीरे 2002 में एक गोधरा हत्याकांड होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कार सेवक थे, उसमें बिल्किस बानो के साथ भी बलात्कार हुआ, काफ़ी लोगों के घर जलाए गए, सब लोगों को उसको। फिर 2014 से लगाकर 2024 से बीजेपी पूर्ण बहुमत से अभी केंद्र में और राज्य में है। अब आज यहाँ देखा जाए तो इन पार्टियों के आने के बाद आज हमारे देश के अंदर JMM झारखंड से हैं, लालू प्रसाद हैं, और नीतीश कुमार है, मुलायम सिंह जी है, बैंक कुमारी मायावती है, बाप पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, MK स्टैलिन की पार्टी है। ये पार्टी अब देश में आ गई है। तो आज देश पर जो 4 मजबूत स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें में सबसे पहला काम होता है कि MLA MP जो बन रहे हैं और लोकसभा में जाकर कानून बनाते हैं, तो ये संसद में बिल पेश होता है, वो बिल पेश होकर सीधा आता है कार्यपालिका पर। यानी कि कोई कानून बना वो थाने पे आ जाता है, या SDM में आ जाता है, तहसील में आ जाता है, और कलेक्ट्री में आ जाता है। तो उन लोगों का काम होता है कि वो कानून की पूरी देख रेख में ये काम किए जाने चाहिए। तो सेकंड नंबर काम ये आता है। और इन पर निगरानी रखने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट, क्या ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो काम उनका होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं चीटिंग कर रहा है तो उसका काम होता है मीडिया का। तो मीडिया का काम है जो फैक्ट बताता है, लेकिन आज मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया हो चुका है, और आज मीडिया पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमारी आज हो रही है ये। तो जैसे कि देश के अंदर कोई भी कानून बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखे जाए तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या काम करता है, ST/SC का एक्ट खत्म कैसे करना। तो वहाँ पर ब्राह्मण और वैश्य 2 समाज है, क्षत्रिय समाज भी हमारे जैसे वंचित है, उनको भी उतना हक नहीं मिला। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी देते हैं कि ST/SC एक्ट खत्म करवाना चाहिए। तो वो लोग कोर्ट में जो बैठे उनके मनुवादी जज होते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 6 जज ब्राह्मण हैं, उनके हाथ में पूरा देश चला गया। तो वो न्याय ST/SC एक्ट को खत्म करवाने के लिए ले आते हैं। उसके बावजूद आरक्षण खत्म करने की बात है तो वो लोग कर लेते हैं। अगर वर्गीकरण और क्रिमिनल करना है तो वो कौन जाते हैं, उनको सपना नहीं आता। जो उनके स्वर्ण समाज के जो एंकर है, कम से कम हमारी संख्या 85% है, लेकिन हम 10% भी लोग पढ़ नहीं रहे, तो उसका फायदा वो उठा रहे। हमारी संख्या उनकी पहले 10% लोग हैं, पर 85% पढ़ रहे। बस झगड़ा यही है देश का, हमारे लोग पढ़ नहीं रहे, लिख रहे नहीं, बोल रहे नहीं, इसलिए वो हमारे ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं। अब कुछ देर तक बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अब भी देश में हर जगह एक माहौल बनाया जाता है कि जैसे कि एक चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होता है, तो मेयर चुनाव में अनिल मसीह 7 वोटों के साथ चीटिंग कर लेते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ सिंह ने देखा और वापस उनको न्याय करवाया पूर्ण रूप से। उसी देश में आज जहाँ भी ज़्यादा ED CBI उनके द्वारा विपक्ष को दबाया जाता है। जिस जगह चुनाव में धांधलियाँ होती है, हर जगह पर किसी न किसी प्रकार की ऐसी धांधली होती है, तो वहाँ पर हंगामे होते हैं। अभी कुछ समय पहले बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम ही एक कार्ड खेला जा रहा है, उसके अलावा कुछ कार्ड खेला नहीं जा रहा है। जैसे कि वोट के समय में इतने आरोप लग रहे हैं कि EVM या एलन मस्क टेस्ला जैसे कारें बनाते हैं, SpaceX बनाते हैं, जो अंतरिक्ष में वो यान भेजते हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। और उसके अलावा उन्होंने खुद ने कहा है कि EVM एक हैंग किया जा सकता है, तो इसे बैन होना चाहिए। जब ये यहाँ के BSc MSc करने वाला कह रहा है कि EVM हैंग नहीं हो सकती, वो तो टेक्नोलॉजिस्ट है।
हमारे यहाँ तो गोबर भक्ति मूत्र भक्ति चलती है, और वो स्पेस एक्स में यंत्र बेचने वाले व्यक्ति हैं उनसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो 98% बैटरी चार्ज रहती है, तो 2% ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी बैटरी अगर हो तो एलन मस्क को देनी चाहिए, वो अपनी कारों में लगाए। लेकिन यहाँ सब बदनसीब इसलिए हो रही है कि हमारे समाज में जागृति नहीं है, हमारा समाज लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, बोलता नहीं है। वो 3% लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहे हैं, और हमारे लोग जागृत कहाँ है, व्हाट्सअप में हाय हेलो करने में है। ये सबसे बड़ा चीज़ें आ रही है। जो पढ़ा लिखा समाज है वो अपने समाज को जागृत नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, और उसमें एक अनपढ़ है वो अंधविश्वास में जा रहे हैं। अभी हमारे सोलंबर विधानसभा के अंदर में चुनाव 1200 वोट से हटाया गया। ये अकल पाने की अविश्वसनीय चाहिए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र पूर्ण बहुमत से वोट गया हुआ। यहाँ भी एक भी चीटिंग हुई है, महाराष्ट्र में भी वोटों के अंदर चीटिंग हुई है, और राजस्थान के अंदर भी चीटिंग हुई है। जब झारखंड में नहीं हुई है, कि झारखंड को उनको पता है कि झारखंड में कोई बहुमत से वोट हेमंत सोरेन को जाने वाला, तो वहाँ पर इन लोगों ने नहीं करवाई है। तो चारों तरफ से ये लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं दलित आदिवासी पिछड़े बहुजनों को नेताओं को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको रोड पे आना पड़ेगा। पब्लिक तो जाग गई है, लोगों को पता चल गया हमारा शोषण हो रहा है। आज देश में एक जिला हो, जिले पे आप तफ्तीश कराइए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर कौन कौन कर्मचारी है। आज दलित आदिवासी पिछड़ा का भी एक भी मुकदमा नहीं लिया जाता, एक भी काम नहीं करवाया जाता। आज मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि एक महिला होती है, एक बुजुर्ग होते हैं जो तहसील में पंचायतों में जाते हैं एक काम करवाने के लिए, घंटों खड़े रहते, उनके सामने कोई देखने वाला नहीं है। जबकि एक उन्हीं स्वर्ण समाज के लोग अंदर जाते हैं तो उनको जाने के लिए कुर्सी दी जाती है, आप चाय लोगे पानी लोगे, उनसे ये पूछा जाता है, उनसे व्यवहार किया जाता है। हमारे गरीब लाचार असहाय मजदूरी वर्ग से आने वाले लोग वहाँ खड़े रहते, तब मैं सोचता हूँ कि मेरा समाज को मैं भक्ति पूजा पाठ करे। ये तो बाबा साहब का संविधान आर्टिकल 19 आज़ादी था, उसका रोक नहीं रहे, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, तो हमारा समाज आगे कैसे बनेगा। तहसील में जाओ तो हमारा व्यक्ति नहीं है, पंचायत सिटी में जाओ तो हमारा व्यक्ति नहीं है, थाने में जाओ तो हमारा व्यक्ति नहीं है, कोर्टों में जाओ तो हमारा व्यक्ति नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो हमारा व्यक्ति नहीं है। तो फिर हमारा शोषण ये कर रहे हम खुद करवा दें, ये कमी हमारी है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए और उसके बारे में कदम उठाने चाहिए। और सबसे पहली राजनीति ही एक चाबी है जो आपके द्वार खोलेगी। खैर एसटी समाज के अभी तो 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ओबीसी के मंत्री बन चुके हैं, ब्राह्मणों के 3 बन सके। आज तक 2 मुख्यमंत्री भी एससी के नहीं बने। तो मैं तो एससी समाज को कहना चाहता हूँ, बहुत पंचायतें कर दी, बहुत न्यायटे कर दिए, बहुत अच्छे आपने काम कर लिए, लेकिन अब अपने समाज को जगाइए, समाज के साथ बैठिए। और पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी चीज़ों में मत पढ़िए, आप बच्चों के बारे में प्रोग्राम रखिए, बच्चों को पढ़ाने के बारे में बात कीजिए, अपने समाज को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनके इतिहास बताइए तो लोग जागे। बाकी काम तो जो अनपढ़ हैं वो कर लेंगे।